नेक्स्ट पार्ट। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। ये फायरिंग कैसी हो रही है? शोभा ने पूछा। मुझे लगता है नाफी और उसके साथी चीनी सैनिकों से टकरा गए। ये तो बहुत बुरा हुआ। चकाई चिंतित स्वर में बोला। हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। सावधानी से मेरे पीछे आओ। उस तरफ बढ़ना खतरनाक था, लेकिन वो लोग तब भी उस तरफ बढ़ रहे थे। एक बर्फीले टीले के पास पहुंचकर उन्होंने देखा चीनी सैनिक सामने की तरफ फायरिंग कर रहे हैं। उनकी संख्या 40 से कम नहीं थी। राजन, चकाई बोला। अब हमें क्या करना चाहिए? अभी चुपचाप तमाशा देखो। क्या तुम नाफी की सहायता नहीं करोगे? भावुक मत हो मेरे भाई। जब हम नाफी के बुलाने पर यहाँ आए हैं तो उसकी सहायता क्यों नहीं करेंगे? लेकिन पहले स्थिति को समझ लेने दो। कहीं ऐसा ना हो चीनियों ने हमारी स्थिति जानने के लिए ऐसा नाटक रचाओ। अगर नाटक हुआ तो हम चुपचाप यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन इस बात का पता कैसे चलेगा? इंतज़ार करो। दोनों तरफ से फायरिंग हो रही थी, लेकिन कुछ देर बाद ही दूसरी तरफ की फायरिंग कमज़ोर पड़ने लगी। लगता है उनके पास गोलियां ख़त्म हो चुकी हैं। तो अब क्या करें? चीनी आगे बढ़ रहे हैं। इससे साबित होता है कि वो लोग तुम्हारे साथ ही हैं। सब फैल जाओ। जैसे ही मैं पहली गोली चलाऊंगा सब धावा बोल देना। फिर वो लोग अर्ध गोलाकार में फैल गए। जैसे ही राजन ने पहली गोली चलाई, सबकी स्टेन गनें भी गरज उठी। चीनी उस हमले के लिए तैयार नहीं थे। कुछ तो मारे गए, कुछ ने आत्मसमर्पण कर दिया। नाफी व उसके साथी भी वहां पहुंच गए। भैया, नाफी जोर से चिल्लाई और फिर दोनों लिपट गए। तुम बहुत कमजोर हो गए हो भैया। चीनियों की कैद में हलवा पूड़ी नहीं बल्कि हवा खाने को मिलती है, इसलिए कमजोर नहीं तो क्या मोटा होकर आता? इकबाल ने झट से कहा। नाफी ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। चकाई बोला। शायद तुमने इसे पहचाना नहीं। ट्रांसमीटर पर आवाज़ सुनी थी, याद आया। इकबाल द ग्रेट। पहचानने का शुक्रिया। और मिस्टर राजन कहाँ हैं? बंदे को राजन कहते हैं। आपसे मिलकर खुशी हुई। इनसे मिलकर आपको और भी ज़्यादा खुशी होगी। इकबाल शोभा की तरफ इशारा करते हुए बोला। इनका परिचय? ये मेरी होने वाली भाभी शोभा और राजन की शब्बो जी हैं। ओह, तब तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई। शोभा लजा गई। नाफी ने शोभा को गले से लगा लिया, फिर बोली। बहुत किस्मत वाली हैं आप, जो आपको राजन जैसा साथी मिला है। इस तारीफ का शुक्रिया। तभी चीनियों का ट्रांसमीटर संकेत देने लगा। सब चौंक कर उस तरफ देखने लगे। नाफी बोली। कॉल अवश्य ही चीनी हेडक्वार्टर से आई होगी। ऐसा ही लगता है। चकाई बोला। कॉल अटेंड करनी पड़ेगी वरना उनको शक हो जाएगा। लेकिन इस तरह तो वो हमको पहचान जाएंगे। इकबाल बोला। राजन ने किसी की बात की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और ट्रांसमीटर पर झुक गया और ऑन का बटन दबा दिया। हेडक्वार्टर से यूनिट 3 को कॉल किया जा रहा था। राजन जरा सा खांसता हुआ और स्वर को भारी बनाता हुआ बोला। यूनिट 3 स्पीकिंग। तुम्हारी आवाज़ को क्या हो गया? जुकाम खांसी के कारण ऐसा है सर। बाकी मिले? नो सर। लेकिन पहले तो तुमने बागियों के होने की सूचना दी थी। कोहरे के कारण दूर से दिखाई नहीं दे रहा था। वो हमारा भ्रम था। झरने में फिर से लाशें तलाश करने की कोशिश करो। हो सकता है चकाई लामा की लाश मिल जाए। यस सर। तभी चीनी कैदी चीखा। जनरल, जनरल धोखा। इन्होंने हमारे कई चीनी सैनिक मार डाले हैं। हम इनकी कैद में हैं। कुछ और चीनी कैदी भी चिल्लाए। राजन ने ऑफ का बटन दबा दिया। जो सबसे पहले चिल्लाया था, इकबाल ने उसके पेट में भरपूर ठोकर जड़ दी। वो उछलकर दूर जा गिरा।
विलियम ने स्टेन गन का भरपूर वार उसके सर पर कर दिया। उसका सर पके तरबूज की तरह फट गया। राजन, चकाई बोला। हम खतरे में हैं। राजन ने उसकी बात की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और एक चीनी का गिरबान पकड़कर दांत पीसता हुआ बोला, हमने तुम लोगों की जान बख्शी और तुम लोगों ने हमें ये फल दिया। सच है, चीनी किसी के सगे नहीं होते। सब एक लाइन में खड़े हो जाओ। वो 8 थे। इकबाल, विलियम व पवन ने उन्हें अपनी स्टेन गन के जोर पर एक लाइन में खड़ा कर दिया। फिर राजन ने अपनी स्टेन गन उठाई और उन पर फायरिंग कर दी। सब खून उगलते हुए ढेर हो गए। मिस्टर राजन, नाफी राजन का रौद्र रूप देखकर सहमे स्वर में बोली, इनके लिए यही सजा उचित थी। ये लोग दोस्त की पीठ पर भी छुरा घोंपने से बाज नहीं आते। वैसे भी हम इन्हें कैदी बनाकर अपने साथ नहीं रख सकते थे। फिर उनकी लाशें वहीं छोड़कर वो लोग चल पड़े। इस बार नाफी उनका मार्गदर्शन कर रही थी। इकबाल कनखियों से नाफी को देख रहा था। उसका चेहरा तिब्बती औरतों की तरह ना तो चौड़ा था और ना ही नाक चपटी। गोल चेहरा व नाक सुती हुई थी। गोरा सुर्खी लिए हुए चेहरा था। गाल सुर्ख टमाटर की तरह दहक रहे थे। आंखें बड़ी बड़ी व भूरे रंग की थीं। बाल कंधों तक कटे थे। होंठ पतले पतले और इतने लाल थे जैसे कुदरत ने रंग दिए हों। सुराहीदार गर्दन, लगता था भगवान ने उसे बनाने में अपनी सारी कारीगरी खर्च कर दी हो। उसने चमड़े की काली जैकेट और चुस्त पैंट पहन रखी थी। सर पर फर वाली गर्म टोपी थी। करीब पौन घंटे के बाद वो लोग सड़क पर पहुंच गए। वो सड़क फौजी प्रयोग के लिए बनाई गई थी। इस सड़क द्वारा हम लहासा पहुंच जाएंगे। नाफी बोली। सच कह रही हो? इकबाल झट से बोला। क्या आपको मेरी बात पे शक है? कौन उल्लू का पट्टा शक कर सकता है? आप तो अपने आप को गाली देने लगे। एक और गाली दूंगा अगर तुमने मुझे आप कहा तो। तुम कहो या इकबाल भी कह सकती हो। आप जैसा अच्छा इंसान खुद को गाली दे, ना ना, ये मुझे स्वीकार नहीं। मैं तुम्हें तुम ही कहूँगी। नाफी ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके मोतियों जैसे दांत चमक उठे। सामने एक जीप खड़ी थी। नाफी के कहने पर सब जीप में बैठ गए। अपने साथियों को उसने वहीं छोड़ दिया था। वो जीप सड़क पर दौड़ने लगी तो शोभा ने पूछा, क्या तुम्हारे साथी साथ नहीं चलेंगे? वो बाद में पहुंच जाएंगे। कुछ दूर जाने के बाद नाफी ने जीप कच्ची सड़क पर मोड़ी तो चकाई बोला, ये रास्ता तो लंबा पड़ेगा। लेकिन सुरक्षित है। सैनिक ट्रकों का खतरा नहीं रहेगा। नाफी ने कहा और फिर पूछा, तुम लोग को तो भूख लगी होगी। भूख तो लगी है, लेकिन यहाँ क्या तुम्हें खाएंगे? इकबाल बोला। खा सकते हो तो खा लो। नाफी मुस्कुराती हुई बोली, वैसे मैंने खाने का प्रबंध किया है। टिफ़िन बॉक्स में उबले अंडे और मक्खन लगी ब्रेड रखी है। फिर टिफिन खोलकर वो लोग खाने लगे। खाते हुए राजन ने पूछा, चीनी सैनिकों से तुम्हारा टकराव कैसे हो गया? तुम लोगों की सहायता के लिए गुफा की तरफ आ रही थी। उसी समय गुफा से चीनी सैनिक बाहर निकले और टकराव हो गया। अगर तुम लोग समय पर ना पहुंचते तो हम लोग अवश्य मारे जाते या गिरफ्तार कर लिए जाते। क्या कारतूस खत्म हो गए थे? बहुत थोड़े कारतूस रह गए थे। लेकिन तुमने कैसे अंदाज़ा लगाया? तुम्हारी तरफ से फायरिंग सुस्त हो गई थी, इसी से मैंने अनुमान लगाया। जीप कच्ची सड़क पर दौड़ रही थी। इकबाल बार बार कनखियों से नाफी को देख लेता था।